जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र साहनी उपस्थित हूँ फिर से आप सब लोगों के सवालों के जवाब के साथ। दोस्तों ये सीरीज़ मुझे बहुत फेवरेट लगती है कि जिसमें जो यूज़र्स के क्वेश्चन है ना, शायद जो आपका क्वेश्चन है वो मल्टीपल लोगों का भला कर सके। जितना एक मुझे प्रभु ने योग्य बनाया है मैं उस हिसाब से आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो निवेदिता नाम की एक महिला है जो गोवा से लिख रही हैं, गोवा महाराष्ट्र से। पूछना चाह रही हैं कि जो ये उपाय होते हैं, उपायों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन सा गले में पहनना, कौन सी चीज़ मंदिर में दबानी, सो एंड सो, वाई सो मच कन्फ्यूज़न। मतलब एक यूज़र का प्रश्न है हम एस्ट्रोलॉजर से कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं कि इसे कहाँ करा जाए, इस उपाय को कैसे और किस परिस्थिति में परफॉर्म करवाना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निवेदिता जी आपका। तो आंसर मैं देना चाहूँगा, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज आर देयर इन योर कुंडली और 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो 9 प्लैनेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी कुंडली में 12 घरों में मिला, 12 हाउसेज में मिला जब आप पैदा हुए। जब आप पैदा हुए अगर उस टाइम की प्लैनेट्स की पोजीशन की कोई फ़ोटो खींच ले, फ़ोटो क्लिक कर लें अगर हम, तो वो आपकी एक तरह से एल्बम बन गई। उस एल्बम का नाम ही आपकी कुंडली है। सपोज कीजिए कोई प्लैनेट आपका फलाने घर में वीक है, उसको आपको हमें दिख रहा है कि ये दूसरे घर में वीक प्लैनेट है, अगर हम इसे 4th हाउस में रखते हैं इस प्लैनेट को तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो उपाय हमें क्या करने होंगे, उस प्लैनेट की ऊर्जा को 4th में ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पर हमारा आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आपका कोई प्लैनेट हमें प्रथम हाउस में स्थापित करना है, पहले घर में, तो हमेशा जो उपाय किए जाएंगे वो आपको कहा जाएगा कि आप इसे गले में पहनिएगा। कोई आपको सिल्वर चेन पहनने को बोले तो बोलेगा आपको कि गले में पहननी है आपको, क्योंकि 1st हाउस आपका ठीक किया जा रहा है। 2nd हाउस की अगर आपकी बात आएगी तो आपको बोला जाएगा कि फलानी चीज़ आपको अपने घर के मंदिर में रखनी है, वहाँ से ऊर्जा आएगी। 2nd हाउस आपके कुटुंब का होता है, आपकी फैमिली का होता है। 3rd हाउस, अगर आपके 3rd हाउस को करेक्ट करना है तो आपको बोला जाएगा कि आपको अपने हाथ में ये चीज़ पहननी है। इसी तरह से अगर 4th हाउस की बारी आएगी, 4th हाउस के केस में आपको पानी में बहाने को बोला जाएगा। अब इस तरह से आप देखिए कि आपको अलग अलग उपाय, अब आप कोई भी उपाय यूट्यूब, इंस्टाग्राम से सुनकर करते हैं तो वो आपके लिए एक्यूरेट है यानी कैसे पता चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं पता कि आपके प्लैनेट्स कौन से घर में आपको ठीक करना है। तो इसलिए बिना सोचे समझे उपाय भी आपको नहीं करने चाहिए। तो टू बी कंटिन्यू में अगर हम करें तो 5th हाउस के, अगर आपको 5th हाउस में प्लैनेट को स्थापित करना है तो स्कूल कॉलेज के बाहर, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई रेमेडी दी जाएगी, ताकि जैसे बुक्स आपने दान कर दी, किसी बच्चे का बर्थडे NGOs के स्कूल्स में जाकर आपने मना दिया, मतलब कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। 6th हाउस में अगर आपको कुछ उपाय करना है तो वो कुएं में दबाया जाए, मतलब कुएं में बहाया जाएगा। कोई भी XYZ आपको प्रोडक्ट कहा जाएगा कि इसे कुएं में डालिए। 7th हाउस के लिए मिट्टी में दबाया जाता है। अगर आपको प्लैनेट्स की ऊर्जा 7th हाउस में लानी है तो मिट्टी में दबाया जाएगा। 8th हाउस की जब बारी आएगी तो यहाँ सबसे खतरनाक मामला आता है, क्योंकि 8th हाउस शमशान की रेमेडी 8th हाउस में होती है कि शमशान के प्रेमिसेस में जाकर आपको सो एंड सो चीज़ दबानी है या वहाँ से पानी लाना है, सो मतलब जो भी 8th हाउस से रिलेटेड हो सकता है। 9th हाउस में आपको धार्मिक यात्राओं के लिए बोला जा सकता है, या आपको मंदिर प्रेमिसेस में, जो आपके घर का मंदिर नहीं, जो बाहर कोई मंदिर बना है वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है और वहाँ वो उपाय किया जा सकता है। इसी तरह से जब आप 10th हाउस की बारी आएगी, 10th हाउस में आप एक न्यूट्रल वे में काम कर सकते हैं। 10th हाउस के जो उपाय होंगे उसमें आपको सरकारी ऑफिसेज, मतलब अगर आपका कोई कोर्ट केस है, नहीं भी है तो जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसके आसपास की ज़मीन में आपको उपाय करने को बोला जाएगा। 11th हाउस का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि 11th हाउस एक अच्छा घर माना जाता है, इसमें कोई भी बैठा प्लैनेट बुरे रिजल्ट नहीं देता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 12th हाउस। जब आप 12वें घर की बात करते हैं तो इसमें डोनेशन किया जाएगा, या प्लस में कुछ उपाय करना है तो आपके घर के छत के ऊपर रखवाया जाएगा। तो इस तरह से जो 12 घर हैं, 12 घरों की ऊर्जा को एक योग्य एस्ट्रोलॉजर समझता है, फिर वो प्लैनेट देखता है कि कौन सा प्लैनेट खराब है, फिर उनकी ऊर्जा को अकॉर्डिंग टू योर कुंडली इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आशा है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब 2nd क्वेश्चन हम रेमेडी वाला ही लेते हैं। एक रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन आया है, ये मुझे नाम ध्यान नहीं है इस टाइम, लेकिन प्रेरणा ही था कोई नाम, प्रेरणा, लेकिन गुजरात से। इनका प्रश्न था कि जो ये हम उपाय करते हैं किस तरह से पता चले कि हमारी कुंडली को कौन सा उपाय लगेगा। उपाय भी अलग अलग कैटेगरी के हैं ना, जैसे कि अगर एक टैरो कार्ड रीडर से आप उपाय लेते हैं तो वो अलग किस्म के, वो आपको ब्रेसलेट दे सकते हैं, वो आपको क्रिस्टल्स दे सकते हैं। किसी पंडित जी से आप जाकर उपाय करते हैं तो उनके पास पाठ पूजा वाले उपाय होते हैं, हवन वाले उपाय होते हैं।
सो एंड सो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। किसी तांत्रिक पे जाएंगे तो तंत्र विद्या के उपाय हैं। तो आपको कैसे पता चले कि आपको कौन सा करना है? क्वेश्चन वैलिड है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे अकॉर्डिंग जो रेमेडीज़ हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके चलता हूँ, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र कैटेगरी एक कैटेगरी होगी, मंत्र कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी इज यंत्र कैटेगरी। क्या मतलब है दोस्तों इनका? अगर हम मंत्र कैटेगरी पे आए, सबसे पहले इसके नाम पे नहीं जाना आपको, ये सिर्फ कैटेगरी का नाम मैंने दिया है आपको समझाने के लिए। मंत्र कैटेगरी का मतलब है डोमेस्टिक रेमेडीज। ये जो डोमेस्टिक रेमेडीज होंगी, दीज विल बी लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेली आपको कोई ना कोई उपाय करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। कुछ उपाय मंदिर में जाकर करने हैं, कुछ गाय को रोटी खिलाना है, मतलब इस तरह के सिंपल से उपाय डोमेस्टिक रेमेडीज वाले करने हैं। लेकिन ये होम्योपैथिक मेडिसिन की ही तरह होते हैं कि आपको लगातार करने हैं, ब्रेक नहीं देना। ये पूरे सिस्टम पे काम करेंगे, आपके जो आपकी दशा चल रही है उन पे काम करेंगे और आपको बेटर फील होगा। लेकिन ये उपाय उन्हीं को रास आएगा जो पर्सन डिसिप्लिन है, जो डिसिप्लिन रहकर काम कर सकता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो है यंत्र कैटेगरी। यंत्र कैटेगरी में मैं लेता हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको आकर कहे कि सर मेरा हेडेक हो रहा, और मैं उसे कहूँ कि आप ये वाली दवाई लीजिए, ये आपको 15 दिन में रिलीफ दे देगी, तो पर्सन कहेगा सर मेरा हेडेक तो अभी हो रहा, मुझे तो अभी तुरंत आराम चाहिए, 15 दिन कौन वेट करे। इन दैट सिचुएशन इस कैटेगरी को आप तोल सकते हैं जैसे आपकी एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन में जैसे आपको पेन किलर दे दिया जाता है कि हेडेक आपका कम हो जाए। उसके बाद आप डोमेस्टिक रेमेडीज़ पे आ सकते हैं। एक बार अपनी प्रॉब्लम को शांत कीजिए, देन यू गो टू होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब डोमेस्टिक रेमेडीज़, मतलब मंत्र कैटेगरी। यंत्र कैटेगरी में आपको जो आपके फाल्टी प्लैनेट्स है, जिन प्लैनेट्स की ऊर्जा को आपको ठीक करना है, उनके यंत्र दिए जाते हैं, हीड यंत्र, जो हमारे ऑफिस से मिलते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए। उन यंत्रों के अलावा जो आप स्टोन पहनते हैं, लाइक ओपल स्टोन हो गया वीनस के लिए, इसी तरह से आप अलग अलग प्लैनेट के लिए कोई भी स्टोन पहनते हैं, वो भी यंत्र कैटेगरी में आता है। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमसे रेगुलर उपाय नहीं किए जाते, हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे अपने आप काम होता रहे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। खुद करेंगे उपाय तो उससे अच्छा कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप यंत्र के कैटेगरी में जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। इनकी ऊर्जा आपको फील होगी, आपको लगेगा कि लाइफ में कुछ एडिशन हुआ। लास्ट कैटेगरी इज तंत्र कैटेगरी। तंत्र कैटेगरी एक तरह से सर्जरी की तरह, जैसे मेडिकल साइंस में सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता, कि जो फॉल्ट खराब है उसे निकाल दीजिए, किसी को क्योर नहीं, मतलब निकाल दीजिए। इसी तरह से तंत्र कैटेगरी में, तंत्र विद्या में वो जान है, वो पावर है। जो प्लैनेट आपका वीक है, जो प्लैनेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसकी ऊर्जा को परमानेंटली हटा देना। साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं सर्जरी के भी, इसी तरह से तंत्र विद्या के भी, लेकिन ये उन लोगों को रिकमेंडेड है जिनकी प्रॉब्लम वाकई ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। ऐसी सिचुएशन में तंत्र विद्या आपको बहुत सूट करेगी। लेकिन मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि मंत्र और यंत्र कैटेगरी में जाइए, क्योंकि उससे मैक्सिमम समस्याओं का आपका सॉल्यूशन हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा स्टोन पहने। बहुत से एस्ट्रोलॉजर की डिफरेंट स्टोरीज है। कोई कहेगा आपको ये यंत्र, ये स्टोन जमेगा, कोई वो स्टोन जमेगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली आपको कहना चाहूँ, आपको 3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो आपका लगन, लगन स्वामी कौन है और वो कहाँ बैठा है। लगन स्वामी आपका XYZ प्लैनेट है और वो बैठा बुरे घरों में है, जैसे 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में। तो थोड़ा सा बिना सोचे समझे लगन स्वामी से रिलेटेड जेमस्टोन मत पहनिए। पहले देख लीजिएगा कि अगर वो स्टोन आप पहनते हैं तो आपका 6, 8 या 12th हाउस भी एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो जो उनकी ऊर्जा होगी वो आपको क्या रिजल्ट देगी। तो यंत्र कैटेगरी स्टोन, मतलब अपने लगन स्वामी को देखकर ब्लाइंडली कि मेरा लगन स्वामी ये है और मुझे ये स्टोन पहनना है, ऐसा भी मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट टिप आपके लिए, और आपको अगर आप अपनी जीवन में सारे जेमस्टोन भी आजमाना चाहें, फलाना प्लैनेट चाहे बुरी पोजीशन में हो चाहे अच्छी पोजीशन में हो, नुकसान आपको वो भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको तब मिलेगा। लेकिन दशा बलवान है दोस्तों। अगर आपकी महादशा में XYZ प्लैनेट एक्टिव हैं, उन प्लैनेट से रिलेटेड अगर आप उपाय करें तो आपको ज़्यादा कारगर सिद्ध। तो आशा है आपको अपने प्रश्नों का आंसर मिल गया होगा। जल्दी उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, गॉड ब्लेस।